हेलो। तो आज की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026। तो सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 संसद में पेश किया था और 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने से पारित कर दिया। यानी कि अभी ये राज्यसभा से पारित हुआ है, इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। उधर से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। यानी कि कोई अपमान न कर पाए तो उसके लिए इसमें विधान बताए गए हैं। इसके लागू होने के बाद वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान, अवमानना या बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी कि यदि आप वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करते हैं तो इसमें दंड बताए गए हैं। तो विधेयक का नाम है तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026। मूल अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो पूछा जाए किस अधिनियम में संशोधन किया है, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करके वंदे मातरम को जोड़ा गया है। मुख्य प्रावधान क्या है, तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 29 जुलाई 2026 को पारित हुआ। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना। इसमें हम देखते हैं तो प्रावधान क्या है। यदि आप जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो इसमें वंदे मातरम के गायन को रोकना या उसके गायन के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। तो दंड क्या होगा, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। यदि वही व्यक्ति दूसरी या उसके बाद फिर ऐसा अपराध करता है तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास अनिवार्य होगा। तो ये मुख्य प्रावधान बताए गए हैं। इसके बाद हम दूसरी रिपोर्ट पे आते हैं। तो ट्रैक्सन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। तो बेंगलुरु बना भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम का सबसे बड़ा केंद्र। तो ट्रैक्सन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। तो अभी 1-2 सालों से भारत में प्राइवेट स्पेस टेक का केंद्र बेंगलुरु बहुत स्पीड में उभरा है। जुलाई 2026 तक भारत के स्पेस टेक क्षेत्र में 285 कंपनियां कार्यरत हैं, जिन्होंने 241 फंडिंग राउंड के माध्यम से लगभग 871 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इनमें बेंगलुरु ने अकेली 106 फंडिंग राउंड में 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर भारत से 871 मिलियन डॉलर जुटाए गए हैं स्पेस टेक में, एंड उसमें से सिर्फ बेंगलुरु ने 495 यानी कि आधे से ज़्यादा इन्होंने अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद हैदराबाद और चेन्नई का स्थान आता है। इसके बाद क्या देखते हैं, तो रिपोर्ट ट्रैक्सन इंडिया स्पेस टेक रिपोर्ट 2026 है। भारत का सबसे बड़ा स्पेस टेक हब बेंगलुरु बन गया है। कुल स्पेस टेक कंपनियाँ 285, कुल फंडिंग 871 मिलियन अमेरिकी डॉलर और बेंगलुरु की फंडिंग 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर 106 फंडिंग राउंड में मिली है। एंड दूसरा स्थान हैदराबाद का आ जाता है, उसने भी 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो हैदराबाद से हम बता दें कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी आती है, उसने अभी हाल ही में विक्रम 1 की लॉन्चिंग की है, जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है सक्सेसफुली। एंड तीसरा स्थान आता है चेन्नई, 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 2026 जुटाई गई फंडिंग 113 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एंड भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद से है। तो इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है कि बता रखा है कि इसने विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया था, जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च था सक्सेसफुली। इसके बाद हम देखते हैं बेंगलुरु में शीर्ष 10 सर्वाधिक फंडिंग पाने वाली स्पेस टेक कंपनियों में से 7 स्थित हैं। तो पिक्सेल बेंगलुरु की सबसे अधिक फंडिंग प्राप्त स्पेस टेक कंपनी है। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी का प्रमुख कारण दूरबीज के स्पेस टेक सुधार, इन स्पेस की स्थापना और निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी मानी जा रही है। यानी कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को स्पेस का मतलब द्वार खोल दिया है, यानी कानूनों को थोड़ा सरल बना दिया है। इससे प्राइवेट कंपनियां इस तरफ आ रही हैं। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर भी इस तरफ आ रहा है। इसके बाद हम तीसरी अपडेट के बारे में देखते हैं। तो ईसा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में जीता स्वर्ण पदक। तो भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ISSF वर्ल्ड कप चल रहा था, एक कहाँ हुआ था, तो चीन के हांगझोउ में हुआ था। फाइनल में उन्होंने 40 हिट के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। यानी कि भारत ने एक ही स्पर्धा में 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जो ईसा सिंह ने जीता है एंड एक ब्रॉन्ज मेडल जो मनु भाकर ने जीता है, जिससे भारत को डबल पोडियम सफलता मिली। डबल पोडियम मतलब 2 मेडल जीते हैं एक स्पर्धा में।
यह लगातार दूसरे ISF विश्व कप में ईसा सिंह का 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक है। यानी कि इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है, यानी कि इससे पहले भी इन्होंने ISF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो खिलाड़ी कौन है? ईसा सिंह। प्रतियोगिता क्या हो रही थी? ISF विश्व कप 2026। तो ये कहाँ हो रही थी? चीन के हांगझोउ में हो रही थी। स्पर्धा कौन सी थी? तो महिला 25 मीटर पिस्टल थी। पदक स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल स्कोर 40 हिट, कांस्य पदक मनु भाकर। एंड विशेष तथ्य तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में लगातार दूसरे ISF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इससे पहले भी ये एक बार इसी स्पर्धा में जीत चुकी हैं। ईसा सिंह हैदराबाद की रहने वाली हैं। वर्ष 2026 में उन्होंने म्यूनिक ISF विश्व कप में भी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ईसा सिंह 2023 के अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है बेंगलुरु की ट्रैक्शन रिपोर्ट। ईसा सिंह। तो केंद्र सरकार ने लागू किया एक अधिकारी एक कार नियम। तो केंद्र सरकार ने सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए एक अधिकारी एक कार नियम लागू किया है। नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी, भले ही उसके पास अतिरिक्त व्यवहार हो, केवल एक ही सरकारी वाहन का उपयोग कर सके। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारी एक से ज़्यादा वाहनों का यूज करते हैं, उससे प्रदूषण वगैरह भी बढ़ता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो इससे अच्छा है कि एक ही वाहन का यूज किया जाए एक सरकारी अधिकारी द्वारा। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों का अनावश्यक उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी खर्च में कमी लाना है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो प्रदूषण की प्रॉब्लम सॉल्व होगी एंड सरकारी खर्च भी बचेगा, और इसका एक से ज़्यादा का उपयोग करना कोई तथ्य बनता नहीं था। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। नियम का नाम है तो एक अधिकारी एक कार। लागू करने वाली संस्था केंद्र सरकार। मुख्य उद्देश्य सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग और फिजूल खर्ची पर रोक। मुख्य प्रावधान, अतिरिक्त व्यवहार होने पर भी एक अधिकारी केवल एक सरकारी वाहनों का उपयोग करेगा। PSU वाहनों पर प्रावधान, तो ये PSU वाहनों पर भी प्रावधान है। सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों का अनावश्यक उपयोग प्रतिबंधित। अन्य निर्देश तो सरकारी वाहनों की सुरक्षा, रखरखाव और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। तो ये भी अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र यानी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो इसके बारे में अपडेट देखते हैं। तो भारत सरकार ने देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित करने की पहल की है। यह विशेष औद्योगिक क्षेत्र दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और 6G जैसी भविष्य की तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण हब बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देना है। तो ये क्या कहते हैं, भारत देश का पहला है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बनाया जा रहा है, तो ग्वालियर में बनाया जा रहा है। तो इसका MOU जो होना था वो साइन आज के दिन हो जाएगा एंड स्थापित करने की पहल की है। इसके अलावा इधर जो टेलीकॉम से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। तो परियोजना का नाम क्या है, तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। विशेषता, देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो दूरसंचार उपकरणों का स्वदेशी निर्माण, R&D और 6G तकनीकों को बढ़ावा, आयात और निर्भरता पर कम करना, भारत और वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। विकसित होने वाले उत्पाद क्या हैं, तो क्या क्या इधर विकसित किया जाएगा, तो मोबाइल, हैंडसेट, टेलीकॉम उपकरण, ऑप्टिकल डिवाइस, वाईफाई उपकरण, एंटीना, सिम कार्ड, टेलीकॉम चिप्स। तो ये एक तरह का पूरी तरह से जोन ही बन जाएगा। तो इधर बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ में प्रस्तावित। तो ये 350 एकड़ में इसका प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा इस जोन में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर्स तथा उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह परियोजना संचार मंत्रालय की स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद जो अपडेट है ट्राई रिपोर्ट। तो ट्राई की एक रिपोर्ट आई है जून 2026 में भारत के टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या 134.8 करोड़ पहुंची।
तो जो टेलीकॉम ग्राहक हैं, जैसे कि आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं या फिर वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, तो जियो वगैरह, रिलायंस वगैरह की सिम यूज करते हैं, तो उन्हीं को टेलीकॉम ग्राहक कहते हैं। तो उनकी संख्या टोटल 134.8 करोड़ पहुंच गई है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 134.81 करोड़ हो गई। यह मई 2026 की तुलना में 0.37% की मासिक वृद्धि है। इस बढ़ोतरी में सबसे अधिक योगदान भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का रहा है। तो इसमें सबसे पहले पर भारतीय एयरटेल आ जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राहक जुड़े हैं जून 2026 में, एंड उसके बाद रिलायंस जियो आ जाती है, जो मई 2026 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.37% मासिक वृद्धि हुई है। तो रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है? ट्राई है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। रिपोर्ट कब की है? तो जून 2026 की रिपोर्ट है। कुल टेलीफोन ग्राहक 134.81 करोड़ हो गए हैं। तो जून 2026 में जुड़े नए ग्राहक, तो जो नए ग्राहक जुड़े हैं वो 62 लाख जुड़े हैं। 62 लाख किस प्रकार जुड़े हैं? तो भारतीय एयरटेल में कितने? 31.63 लाख जुड़े हैं, एंड रिलायंस जियो में 22.91 लाख, और इसके अलावा होम ब्रॉडबैंड ग्राहकों में वृद्धि 7 लाख की हुई है। तो इसके अलावा एयरटेल और जियो का संयुक्त योगदान लगभग 87%, यानी 54.54 लाख ग्राहक सिर्फ एयरटेल और जियो में जुड़े हैं, यानी कि यही फेमस कंपनियां हैं, यानी कि यही मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक होगा बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिसमापन बिडिंग अप का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 अप्रैल 2026 को बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिया गया। यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है, लेकिन क्यूआर कोड वगैरह जो भी सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती हैं। तो न्यायालय ने पूर्व एसबीआई अधिकारी गिरी कुमार एम नायर को आधिकारिक परिसमापन नियुक्त किया है, जो बैंक को बंद करने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। तो जो मुख्य अधिकारी बनाए गए हैं वो कौन है? गिरी कुमार एम नायर, जो इसका देखरेख करेंगे कि पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाए। और किसने बंद करने का आदेश दिया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है। और इसका लाइसेंस कब रद्द हो गया था? तो 24 अप्रैल 2026 को इसका लाइसेंस रद्द हो गया था। तो बैंक कौन सी थी? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। लाइसेंस रद्द करने वाली संस्था थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइसेंस रद्द होने की तिथि 24 अप्रैल 2026। अदालत तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया। हालिया निर्णय तो बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। आधिकारिक परिसमापन तो गिरी कुमार एम नायर इसके मुख्य अधिकारी होंगे। पूर्व मुख्य महाप्रबंधन एसबीआई में, तो एसबीआई में ये पूर्व मुख्य महाप्रबंधन की पोस्ट पर काम कर चुके हैं और इसमें मुख्य अधिकारी होंगे। तो इसकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाए। एंड कारण नियामकीय रेगुलरिटी उल्लंघन और अनुपालन संबंधी गंभीर कमियां, तो इसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी। पेटीएम ऐप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम मनी और पेटीएम मर्चेंट क्यूआर जैसी सेवाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये अन्य साझेदारी बैंकों के माध्यम से संचालित होती हैं। तो ये बाकी जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं वो बंद नहीं होंगी, बाकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। बैंक को बंद करने की प्रक्रिया आधिकारिक परिसमापक की निगरानी में पूरी की जाएगी। तो जो मुख्य अधिकारी बनाया गया उसकी निगरानी में पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो अपडेट आ रही है। पूर्व मिंत्रा सीईओ नंदिता सिन्हा होंगी इंस्टामार्ट की नई सीईओ। तो जो नंदिता सिन्हा है उन्हें इंस्टामार्ट की नई सीईओ बनाया गया। तो ये पहले किसकी सीईओ रह चुकी हैं? तो मिंत्रा की सीईओ ये पूर्व में रह चुकी हैं। स्विगी ने अपनी क्विक कॉमर्स सेवा इंस्टामार्ट की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पूर्व मिंत्रा सीईओ नंदिता सिन्हा की नियुक्ति की है। वह 3 अगस्त 2026 से पदभार संभालेंगी और अमितेश कुमार झा का स्थान लेंगे। उन्होंने इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। यानी कि इससे पहले इंस्टामार्ट का सीईओ कौन था? तो अमितेश कुमार झा थे। इसके बाद कौन बनने वाला है? तो नंदिता सिन्हा बनने वाली हैं। और ये कब पदभार संभालेंगे? तो 3 अगस्त 2026 को पदभार संभालेंगे। इससे पहले ये पूर्व में मिंत्रा की सीईओ रह चुकी हैं और अब इंस्टामार्ट की सीईओ बनने वाली हैं। तो स्विगी ने अपनी क्विक कॉमर्स सेवा, यानी कि ये इंस्टामार्ट किसके अंडर में आती है? तो स्विगी के अंडर में आती है। इसके बाद जब भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। तो नई सीईओ कौन बनी है? नंदिता सिन्हा बनी है। एंड कंपनी इंस्टामार्ट है स्विगी की क्विक कॉमर्स इकाई, यानी कि स्विगी के अंडर में आ जाती है इंस्टामार्ट। पदभार ग्रहण तो 3 अगस्त 2026 को ये सीईओ की पोस्ट पे
पदभार ग्रहण करेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो अमितेश कुमार झा, यानी कि पूर्व CEO कौन थे इंस्टामार्ट के? तो अमितेश कुमार झा थे। एंड ये पूर्व में CEO के पद पर मिंत्रा में काम कर चुकी हैं। अनुभव 20+ वर्ष का है, तो इनके पास एक्सपीरियंस 20 से ज़्यादा वर्ष का है। पूर्व कंपनियां फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि इन कंपनियों में ये पहले काम कर चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं नंदिता सिन्हा के नेतृत्व में मिंत्रा ने 2024 में एबिटेटा लाभप्रद प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की थी। तो EBITDA जो लाभप्रद होता है वो हासिल किया था इनकी अध्यक्षता में, यानी कि इनके नेतृत्व में। तो ये मिंत्रा में पहले CEO थी, तो ये हुआ था। तो स्विगी ने उन्हें इंस्टामार्ट की विकास, लाभप्रदता और ग्राहक अनुभव को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो स्विगी ने क्या जिम्मेदारियां सौंपी है? तो इंस्टामार्ट का विकास हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्राहक अनुभव, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए। भारत का क्विक कॉमर्स बाजार वर्तमान में ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। तो क्विक कॉमर्स क्या होता है? तो क्विक कॉमर्स बाजार हुआ होता है जिसमें आप देखते हैं कि 5 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। कोई भी सामान आप बाज़ार से मंगाते हो 5 मिनट में, 10 मिनट में आपका डिलीवर हो जाता है। जैसे दूध, दही वगैरह या फिर आलू वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी आप मंगाते हो या फिर खाना वगैरह, वो 5-10 मिनट में या फिर बहुत कम लिमिटेड समय में आपका डिलीवर हो जाता है। उसको ही क्विक कॉमर्स बाजार कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो एप्पल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। तो एप्पल इंक एक बार फिर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो एप्पल सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो इससे पहले कौन थी? तो एनवीडिया थी। तो एप्पल ने एनवीडिया को पछाड़ दिया है। एप्पल ने एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। एप्पल का मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन तक पहुँच गया है। तो इससे पहले मैंने बताया ना, एनवीडिया इससे पहले सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन अब एप्पल हो गई है और इसका जो मार्केट कैप है तो $5 ट्रिलियन का हो गया है। इसको $5 ट्रिलियन भी बोल सकते हैं। जबकि एनवीडिया का मार्केट कैप गिरकर लगभग $4.8 ट्रिलियन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एप्पल का कितना है? $5 ट्रिलियन है एंड जो एनवीडिया का है वो $4.8 ट्रिलियन है। निवेशकों के AI कंपनियों में भारी निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एप्पल के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। तो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो एप्पल बन गई। दूसरे स्थान पर एनवीडिया है। एप्पल का मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन का है, $5 ट्रिलियन का हो गया है। विशेष उपलब्धि तो $5 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है एनवीडिया का बाद। यानी कि इससे पहले एनवीडिया $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन अब उसके शेयर की वैल्यू गिर गई है। तो इसकी वजह से वो $4.8 ट्रिलियन पे आ गई है। इसलिए एप्पल $5 ट्रिलियन पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है, लेकिन अभी सबसे वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पे आ गई है। मुख्यालय कहाँ है? तो एप्पल कंपनी का मुख्यालय है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका। एंड जो CEO अभी कौन है? तो टिम कुक हैं इसके CEO। इसके बाद हम देखते हैं तो तेलंगाना ने शुरू किया डिजिटल फैमिली रजिस्ट्रार। तो तेलंगाना की न्यूज़ है। तो तेलंगाना ने डिजिटल फैमिली रजिस्ट्रार शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने डिजिटल फैमिली रजिस्ट्रार की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर होगा। इसमें क्या है कि फैमिली की पूरी जानकारी होगी कि फैमिली में कितने सदस्य हैं एंड कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं एंड कितने बच्चे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर में होगा। इससे पहले भी इसी से मिलती जुलती कई राज्यों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यह रजिस्टर मुख्य रूप से फूड सिक्योरिटी कार्ड के डेटाबेस से जुड़ा होगा और मी सेवा पोर्टल के माध्यम से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र परिवारों तक पहुंचाना तथा प्रमाण पत्र जारी करने का प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाना। यानी कि आपकी यदि इसमें ID वगैरह होगी तो आपकी ID से पता चल जाएगा फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितने बच्चे हैं एंड कितने वरिष्ठ हैं और मुखिया कौन है। एंड इसके अलावा जो भी सरकारी राज्य की सेवा वगैरह होती है, जो भी सरकारी योजना वगैरह होती हैं वो फैमिली को डायरेक्टली मिल जाएंगे। इसमें कोई भी उलझन नहीं होगी। राज्य कौन है? तेलंगाना है। पहल किसने की है? तो तेलंगाना फैमिली रजिस्टर है, यह लागू किया गया है। एंड सरकारी आदेश तो GOM नंबर 172 जारी तिथि तो 25 जुलाई 2026। डेटाबेस का आधार फूड सिक्योरिटी कार्ड सेवा उपलब्ध होगी। तो मी सेवा पोर्टल और मी सेवा केंद्रों पर प्रमाण पत्र का नाम फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट
तो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के नाम से आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र जारी होने का समय आवेदन के 2 दिनों के भीतर, यानी कि आप आवेदन करेंगे उसके 2 दिनों के भीतर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आवेदन कौन कर सकता है? तो परिवार का 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सदस्य कर सकता है। उद्देश्य क्या है? परिवारों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, जाति, आय, निवास आदि प्रमाण पत्रों को शीघ्र जारी करना, सरकारी कार्य कल्याणकारी योजना और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना, प्रशासन में पारदर्शिता और कागजी कार्रवाई में कमी लाना। तो ये सब उद्देश्य हो गए हैं। तो ये सब उद्देश्यों के लिए इसको चालू किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इससे पहले कुछ राज्यों में इससे मिलती जुलती योजनाएं लागू की गई थी। क्या इससे पहले किसी अन्य राज्य में ऐसा हुआ है? तो पूरी तरह तेलंगाना फैमिली रजिस्टर जैसा राज्यव्यापी डिजिटल फैमिली रजिस्टर भारत में पहली बार लागू किया गया। हालांकि कुछ राज्यों में इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। तो हरियाणा में इसको क्या कहते हैं? परिवार पहचान पत्र। प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का फैमिली आईडी, जिसके आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो ये हरियाणा में भी इससे मिलती जुलती हुई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना थी। मध्य प्रदेश में इसको समग्र फैमिली आईडी के रूप के नाम से ये योजना आई थी। एंड राजस्थान में जन आधार के माध्यम से परिवार आधारित डिजिटल पहचान के रूप में था। एंड कर्नाटक में से कुटुंबना आईडी परियोजना चरणबद्ध रूप से लागू, कुटुंबना आईडी परियोजना के नाम से मिलती जुलती परियोजना लागू की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं इससे क्या लाभ होंगे। एक परिवार का एक प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक पूरा फैमिली रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा। तो उसमें पूरा फैमिली का डेटा होगा। बार बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी। तो आपकी आईडी वगैरह से पूरी फैमिली के दस्तावेज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट हो जाएंगे या पता चल जाएंगे। जाति, आय, निवास, उत्तराधिकारी आदि प्रमाण पत्र तेज़ी से जारी होंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान आसान होगी। फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर रोक लगेगी। तो ये सब इसके लाभ होंगे। तो ये सब आज की करंट अफेयर थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा वो मैं इस वेबसाइट पर बताता रहूँगा। तो आपको जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।